यूक्रेन युद्ध में लगी थी और भारत चुपचाप कुचल रहा था चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। पहले पाकिस्तान और फिर नेपाल के रास्ते कैसे भारत पे हुआ चीनी ब्यूटी बम से हमला। पाकिस्तान के बाद नेपाल में चल गई मोदी की डोभाल प्लानिंग। नेपाल में भारत का चल गया सिक्का, देखता रह गया चीन। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की प्लानिंग ने चीन की ऐसी बैंड बजाई है कि उसे नेपाल से अपने कदम वापस खींचने पड़ गए। अपनी वुल्फ वॉरियर के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहे चीनी ड्रैगन पर अपनी ही प्लानिंग भारी पड़ गई। जैसे ही चीन की ये पोल खुली, वैसे ही उसने ब्यूटी बम यानी कि हो यांगी की छुट्टी कर दी। हो यांगी नेपाल में चीनी राजदूत के तौर पर मौजूद थी, लेकिन यांगी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक ऐसी वुल्फ वॉरियर थी जिन्होंने अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल नेपाल में ड्रैगन की जड़ों को जमाने में किया। यांगी ने भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन जैसे ही यांगी की पोल खुलने लगी तो चीन को उन्हें वापस बुलाना पड़ गया। फिलहाल हाउ को अब नेपाल से हटाकर आसियान देशों के मामले देखने के लिए इंडोनेशिया भेजा गया है, लेकिन चीन ने अपने लिए इस्तेमाल किए जा रहे वुल्फ वॉरियर को लेकर भी आपत्ति जताई है। उसने इस तरह की किसी नीति पर काम करने के आरोप को खारिज किया है। चीन के उप विदेश मंत्री ली यूचेंग ने कहा कि इस तरह की चीन की कोई नीति नहीं है। चीन के इस तरह के बयान पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि चीन कैसी चालें चलता है। फिलहाल नेपाल लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती चल रही है और काफी उम्मीद है कि नेपाल की अगली सरकार भारत की मनपसंद बने। लेकिन हाओ यांगी का नेपाल से वापस जाना भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। आइए समझते हैं कि कैसे यांगी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई थी और कैसे भारत ने इनका पत्ता साफ किया। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी भूख और ताकत पाने की मंशा इतनी बढ़ चुकी है कि हर तरह के हथकंडे वो अपनाता है। चीन की छिपकर वार करने की नीति रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत चीन भेड़िए की तरह चुपचाप किसी देश में पहुंचता है और इसके बाद मौका देखकर उसके आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी फेमस हुआ है, खासकर शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी साल 2015 में चीन में एक फिक्शन फिल्म आई थी, वुल्फ वॉरियर, और इसकी सीक्वल ने इस शब्द के चलन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया और चीनी राजनीति के लिए प्रेरणा का काम किया। ये फिल्म चीनी राष्ट्रवादियों के हिसाब से थी और चीनी लड़ाकों पर ध्यान केंद्रित कर बनाई गई थी, जिसमें चीनी सैनिक पश्चिमी देशों के भाड़े के सैनिकों का सामना करते हैं। लेकिन हकीकत में यहाँ वुल्फ वॉरियर्स का मतलब कुछ और है। यहाँ चीनी ड्रैगन अपने सैनिकों को सीमा पर लड़ने नहीं भेजता, बल्कि वो ऐसी घटिया चाल चलकर हनी ट्रैप का सहारा लेता है। इस वुल्फ वॉरियर्स में चीन खूबसूरत चेहरों का इस्तेमाल करता है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़के। इन ब्यूटी बम के जरिए वो चाहे जिस देश के दिग्गज नेताओं और अधिकारियों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर हनी ट्रैप में फंसा देता है, जिसके बाद जैसा चाहे वैसे चीन उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाता है, जैसा कि वो फिलहाल भारत के खिलाफ कर रहा है। चीनी राजदूत हाओ यांगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण। इस खूबसूरत ब्यूटी बम ने भारत के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ नेपाल में षड्यंत्र रचे थे। चीनी राजदूत हाओ यांगी ने केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्हें एक तरीके से अपने वश में कर लिया था और इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। यांगी केपी ओली से जैसे चाहे वैसे काम कराती थी। सूत्रों के मुताबिक चीनी राजदूत के इशारे पर ही केपी ओली ने नेपाल का विवादित नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में भारत के साथ लगे विवादित इलाके काला पानी और डिपुलेख को शामिल कर लिया था। प्रधानमंत्री रहने के दौरान ओली ने भारत के खिलाफ कई जहरीले बयान दिए थे। इतना ही नहीं, यांगी ने नेपाल में चीन के प्रोपेगेंडा को काफी तेजी से आगे बढ़ाया था। वो चीन की तारीफों के पुल बांधती थी और कोहली वही बोली बोलते थे। लेकिन जब केपी ओली की सरकार गिर गई तो उन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरने से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो शर्मा की सरकार को नहीं बचा पाई। हाओ यांगी ने कोहली को बचाने के लिए तमाम बड़े नेपाली राजनेताओं से मुलाकात की, उन्हें ओली को समर्थन देने के लिए मनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 40 मिनट तक नेपाल के राष्ट्रपति से बात की, जिसके बाद नेपाली राष्ट्रपति ने संविधान को ताक पर रखते हुए ओली को जीवन दान
बयान दे दिया। हालांकि बाद में नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के आदेश को पलट दिया था, लेकिन यांकी की पूरी कोशिश धराशायी हो गई। हाओ यांकी ने नेपाल में चीन को काफी मजबूत करने का काम किया और जब तक केपी शर्मा ओली की सरकार रही तब तक हाओ यांकी बेधड़क प्रधानमंत्री दफ्तर से लेकर राष्ट्रपति के ऑफिस में पहुंच जाती थी। उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस दौरान ही केपी शर्मा ओली ने धड़ाधड़ भारत विरोधी बयान देने शुरू किए और भारत नेपाल रिश्ते काफी तनावपूर्ण होने लगे, जबकि भारत और नेपाल बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। सदियों से सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध साझा करते आ रहे हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली के सिर पर यांकी का जादू सिर चढ़कर बोला कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। वो चीनी ब्यूटी बम की बोली बोलते गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ सीमा विवाद शुरू कर दिया। हाओ यांकी की शह पर केपी शर्मा ओली ने जानबूझकर नेपाल के आधिकारिक मानचित्र और प्रतीक चिन्ह में कुछ भारतीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक संशोधन विधेयक का प्रस्ताव पास करके भारत विरोधी भावना को नेपाल में भड़काया। 20 मई 2020 को नेपाल ने एक नया नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र में शामिल दिखाया। इस विधेयक को नेपाल की प्रतिनिधि सभा में 2/3 बहुमत से पारित किया गया और सर्वसम्मति से नेशनल असेंबली ने 18 जून 2020 को इसे पारित कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति ने उसी दिन इसे मंजूरी भी दे दी थी और इस तरह से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की शुरुआत हो गई। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था हाओ यांकी का। यांकी इतनी शातिर थीं कि नेपाली लोगों के बीच पैठ बनाने के लिए वो नेपाल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नेपाली भाषा में काफी पोस्ट करती हैं और अपनी मनमोहक तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं, जिसकी वजह से नेपाल के लोगों के बीच भी उन्होंने फैन फॉलोइंग बना रखी है। नेपाली कार्यक्रमों के दौरान अक्सर वो नेपाली ड्रेस और लहंगा पहने हुए नजर आती हैं, यानी उन्होंने पूरी ताकत के साथ नेपाल में चीन के एजेंडे को बढ़ाने का काम किया। हालांकि अब कार्यकाल खत्म होने के बाद हाओ यांकी की नेपाल से विदाई हो रही है, जो निश्चित तौर पर भारत के लिए राहत की बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल आने से पहले हाओ यांकी पाकिस्तान में भी चीन के राजदूत रह चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ बनाई थी। कहा जाता है कि आईएसआई और बाजवा की पार्टी हाओ यांकी के बिना पूरी नहीं होती। आईएसआई से लेकर पाकिस्तानी सेना और सरकार तक यांकी ने अपना जादू चलाया हुआ था। इतना ही नहीं, बाजवा से पहले राहिल शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। वो भी यांकी के चाहने वालों में से एक बताए जाते थे। बताया जाता है कि पाकिस्तान में भी यांकी ने हनी ट्रैप का सहारा लेकर वो काम करवाए जो चीन चाहता था। यांकी के राज में ही पाकिस्तान ने चीन के कई समझौते किए थे, जिसमें चीन पाकिस्तान के बीच बन रहा इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। 18 दिसंबर 2017 में चीन और पाकिस्तान के बीच समझौते को करवाने में यांकी का बड़ा हाथ माना जाता है। पाकिस्तान के कई दल इस समझौते के खिलाफ थे। पाकिस्तान की सरकार भी इसे फायदे का सौदा नहीं मान रही थी। तब यांकी ने यहाँ भी हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान के कई नेताओं को अपने जाल में फंसाकर विरोध में उठ रही आवाजों को दबाया था। उस समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी, वहीं यांकी की पहुंच यहाँ के पीएम ऑफिस तक थी। इतना ही नहीं, यांकी पाक के सेना प्रमुख बाजवा को भी अपनी जेब में रखती थी। वो भारत के विरोध में पाकिस्तान में जितनी भी बैठकें होती थी, उन सब में शामिल होती थी और उन्हीं के बताए रास्ते पर पाकिस्तान चलता था। वहीं पाक पीएम इमरान खान भी यांकी के दीवाने थे। हालांकि इमरान से उनका ज्यादा संपर्क नहीं था, क्योंकि इमरान अगस्त 2018 में पाक पीएम बने थे और यांकी इसी साल वहां से निकलकर नेपाल आ गई थी। दोस्तों, चीन की शातिर महिला राजदूत हाओ यांकी का नेपाल में खेल खत्म हो गया है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कहा जाता है कि इन सब के पीछे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हाथ है। उनकी शुरू से ही यांकी पर नजर बनी हुई थी, जो जैसे जैसे नेपाल में सक्रिय होती जा रही थी, डोभाल की उन पर नजर गहरी होती जा रही थी। अजीत डोभाल ने नेपाल की स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें की थी। वहीं विदेश मंत्रालय भी पूरी नजर बनाए रखे था। लेकिन जब यांकी की हरकतें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो उन्होंने उसका पत्ता साफ करवा दिया।